हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली वेल्थ अपडेट प्रोग्राम। वैसे तो इस पूरे वीक में लेंसकार्ट का सबसे ज्यादा बोलबाला रहा, बट वी आर गोइंग टू कवर 5 मेन टॉपिक्स। नंबर 1 ऑफ कोर्स लेंसकार्ट एंड ग्रो का आईपीओ। बाय द वे कल लिस्ट भी होने वाला है, तो क्या लिस्ट होगा, क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 होम लोन इंटरेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 3 जीएसटी कट से इंश्योरेंस पे क्या इंपैक्ट है, सच में इंश्योरेंस बढ़ा है या घटा है। नंबर 4 रामायण के बारे में भी हम डिस्कस करने वाला है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग वर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंडिंग। हम सब जानते हैं कंपाउंडिंग इज ए मैजिक, बट उसका सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं लेंसकार्ट एंड ग्रो के आईपीओ पे। तो ये आईपीओ वैसे तो इतना धूमधाम से और इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट करके आया था, बट इसमें एक प्रॉब्लम जो सबने नोटिस की वो था वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन कोई छोटे मोटे हाई वैल्यूएशन पे नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऊपर वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आया हुआ है। आप नंबर भी एक बार अगर स्क्रीन पे देखोगे तो ये 220 के ऊपर के पी के आसपास आने वाला है। 220 का पी मतलब आप समझ रहे हो, बहुत 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 ही ज़्यादा महंगा। बट अगर पी को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके भी सोचे एक बार कि चलो ठीक है, 300 का पी यहाँ पे दिख रहा है, 284 220 पोस्ट आईपीओ अगर ये इतना पहुँच भी जाता है, कंपनी को 10 गुना अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा 30 के पी के आसपास आने के लिए। एंड जो भी इस कंपनी का फिलहाल प्रॉफिट है, मान लो अगर इनका बेस्ट केस परफॉर्मेंस मान ले कि 300 करोड़ का लेट्स से प्रॉफिट आएगा, 300 करोड़ को क्या ये अपने प्रॉफिट को 10 गुना लेकर के जाएंगे इस पी को एडजस्ट करने के लिए? सी उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है फ्यूचर में कभी हो, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये आईपीओ के साथ वही होने वाला है जो पेटीएम के साथ हुआ, नायका के साथ हुआ, या ऐसे बहुत सारे आईपीओ जो बहुत हाई वैल्यूएशन पे आए। दूसरा, इसमें एक और भी गड़बड़ हो गई है कि जहां इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले दिख रहा था कि अगर आईपीओ लग गया तो ऑन द स्पॉट हो सकता है 10 12 15% बन जाए। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने लगा भी दिया कि ठीक है, होल्ड तो नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है, जाहिर सी बात है गिरने वाला है, बट हो सकता है कुछ लिस्टिंग गेन बन जाए। मैंने खुद लगा दिया और मज़ेदार बात है कि लग भी गया है ये। लेकिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी फिलहाल 1% पे आ चुका है, यानी हो सकता है कल तक जाते जाते, कल उसकी लिस्टिंग है, ये नेगेटिव पे भी खुले। चाहे नेगेटिव पे खुले, चाहे जिस नंबर पे खुले, इमीडिएटली आई एम गोइंग टू सेल इट। कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2% नेगेटिव भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए लिया था। एंड ऑफकोर्स जब भी हम कोई भी स्टॉक मार्केट में कुछ काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रिस्क वगैरह तो रहेगा ही, बट इसको होल्ड करने का नज़रिया कभी भी किसी भी, मुझे नहीं लग रहा है, मेजर इन्वेस्टर का था। इसके कंपैरिजन में अगर हम ग्रो का आईपीओ देखेंगे तो वो रिलेटिवली सही है, और रिलेटिवली क्या, बहुत सही है, लगभग 30-35 के पी पे आ रहा है, विच इज़ गुड। इतना ज़्यादा कोई नहीं है कि ये 100-200 के पी पे ये डिमांड कर रहे हैं। बाय द वे इनका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नीचे आ गया है, जहाँ पे इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो 15-16% के आसपास लिस्ट हो रहा था, वो 3-4% के आसपास आ गया। अगर ये किसी को लगता है तो वो होल्ड कर सकता है। सो अब देखते हैं कल इस आईपीओ की लिस्टिंग कैसे होने वाली है। गुड बैड ओके जो भी रहेगा सामने आ जाएगा। नंबर 2 है इंटरेस्ट रेट को लेकर के कि बहुत सारे लोगों का होम लोन बहुत लंबे टाइम से चल रहा होगा, एंड लास्ट 1 साल में आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% के करीब करीब घटा दिया है। अगर आप आरबीआई का इंटरेस्ट देखोगे, जहाँ पे दिसंबर 2024 तक ये 6.5% चल रहा था, फिलहाल ये चल रहा है 5.5%, यानी 1% नीचे आ चुका है। और ये 1% नीचे आकर के लगभग 10-11 महीने हो भी चुके हैं। तो आपका जो होम लोन है उसको आपको चेक करना है कि क्या वहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है या नहीं डाउन हुआ है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जिनका सी डायरेक्टली कनेक्टेड है आरबीआई के रेट से, उनका हो सकता है डाउन हुआ हो होम लोन, लेकिन जिनका डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे बैंकों ने रिवाइज किया आपका लोन या नहीं रिवाइज किया, वो आप एक बार डेफिनेटली चेक करिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका ईएमआई है वो कम नहीं होता, बट जो टाइम पीरियड है, इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो टाइम पीरियड पे आता है। जैसे इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो वो टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, 20 से 25 साल कर देते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो वो टाइम पीरियड को 25 साल से 18 साल कर देते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो होम लोन है उसके ईएमआई पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है। आइडियली जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा करंट एसेट पे वो आधा से 1% तो कम होना चाहिए। एंड थर्ड अपडेट है जीएसटी की वजह से क्या इंश्योरेंस सच में बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, यस डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस का जो लोग ले रहे हैं वो बढ़ा हुआ है, यानी जो जीएसटी कट है उसका बेनिफिट मिल रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, हेल्थ टर्म पॉलिसी सेल राइजेस आफ्टर जीएसटी एग्जम्पशन। इवन इकोनॉमिक टाइम्स पे मैंने देखा, जीरो जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्पार्क्स 38% सर्ज इन डिमांड, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता था कि सच में इसका डिमांड पे असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो वो सामने सामने दिख रहा है, एटलीस्ट अभी 1-1.5 महीने ही हुआ है, लॉन्गर होराइजन में और इसका असर समझ में आएगा, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी हर व्यक्ति के पास ये हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। नाउ द फोर्थ वन, मोस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट, रामायणम।
बाय द वे, जो नमित मल्होत्रा की फिल्म है रामायणा, नमित मल्होत्रा की एक और कंपनी भी है प्राइम फोकस ग्रुप, जो कि लिस्टेड कंपनी है। लास्ट 6-8 महीने में उस कंपनी ने 64% का सर्ज दिखाया। ऑफ कोर्स इसका एक रीज़न हो सकता है जो उन्होंने रामायण अनाउंस की है, उसके टीजर्स वगैरह भी बहुत सारे लोगों ने पसंद किए हुए हैं। ये वो स्टॉक है प्राइम फोकस लिमिटेड, फाउंडेड बाय मिस्टर नमित नरेश मल्होत्रा 1997। फिलहाल ये 90 के पी पे ये स्टॉक चल रहा है। आप ये देखो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे गिरावट थी अप्रैल में। अप्रैल के बाद ये लगभग स्टॉक जो है डबल हो गया है। बाय द वे, इस स्टॉक में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने भी अपनी पोजीशन बनाई है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे मालूम पड़ा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो मधुसूदन केला है और दमानी है, इवन रणबीर कपूर ने भी अपनी पोजीशन लगभग 15 करोड़ का इसमें स्टेक खरीदा हुआ है। एंड एवरीवन इज़ बेटिंग कि रामायण बहुत अच्छा अगर करेगी तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बाय द वे, ये कंपनी जो है उतनी बड़ी प्रॉफिटेबल नहीं है, ये कंपनी लगातार लॉस कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईयरली पिछले साल इन्होंने 450 करोड़ का लॉस किया हुआ है। सिर्फ 2023 एक साल था जहाँ पे ये प्रॉफिटेबल थे, बट ज़्यादातर समय ये लॉस मेकिंग ही कंपनी रही है। बट इनका जो एक बेट है नमित मल्होत्रा जी का कि रामायण को अगर हम बहुत बहुत एपिक बनाएंगे, हॉलीवुड लेवल पे बनाएंगे, तो हो सकता है उसका असर यहाँ पे दिखे। और ये कॉन्फिडेंस जो है वो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, तो उन्होंने भी इस पर्टिकुलर बिजनेस में अपना स्टेक बनाया हुआ है। पहली बार मैं जब इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था और इसको पूरा देख रहा था, कनेक्ट कर रहा था कि किसी फिल्म की वजह से किसी स्टॉक को डायरेक्ट कितना बड़ा कोरिलेशन किया जा रहा है। बाय द वे, जो हाई एंड पोस्ट प्रोडक्शंस काम होते हैं वो ये कंपनी करती है, और इन्होंने बहुत हॉलीवुड लेवल की कंपनियों में भी काम किया हुआ है। देखो, क्रिएटिव सर्विसेज 90% रेवेन्यू इनका क्रिएटिव सर्विसेज से आता है, विजुअल इफेक्ट से आता है, 3D वगैरह जो भी है इनका पूरा उससे आता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे। अब देखते हैं रामायण कैसा करता है एंड उसके बेस पे ये प्राइम फोकस भी कैसा करता है। ये बहुत अच्छा लर्निंग के लिए टॉपिक है, आप इसके बारे में और भी स्टडी कर सकते हैं। बाय द वे, ये स्टॉक मैं ना ओन करता हूँ ना मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, बट बता रहा हूँ कि कैसे कोई इवेंट किसी कंपनी को नए लेवल पे लेकर के जाने के लिए पुश कर सकता है। तो इस कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, बट इसका स्टॉक जो ऊपर जा रहा है वो रामायण के पुश की वजह से जा रहा है। नाउ द लास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कंपाउंडिंग। हम सब ने सुना है कि कंपाउंडिंग जो है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। आइंस्टीन ने इसको बताया, वॉरेन बफेट ने कई बार इसको बताया। हर जगह पे जहाँ पे भी वेल्थ क्रिएशन और एक बहुत बड़े ग्रोथ की बात आती है, वहाँ पे कंपाउंडिंग का जिक्र होना बहुत ऑब्वियस सी बात होती है। हम सब जानते हैं कंपाउंडिंग से एक बहुत बड़ा वेल्थ बनता है। अगर आप 10,000 की भी SIP कर रहे हो, 20 साल में 1 करोड़ बन जाती है। बट इसका एक बैड पार्ट है जो कि मैं आज आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। ये आपको डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा कि कंपाउंडिंग का वर्स्ट पार्ट या बैड पार्ट क्या है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी वेल्थ कंपाउंडिंग की जर्नी में है तो आपको समझ में आए कि उस जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो कंपाउंडिंग का मैं एक जो कर्स है वो भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स से आप एक 10,000 की SIP रन कर रहे हो, एंड अगर आप 20 ईयर्स के लिए सोच रहे हो कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा और मेरा इसे कंपाउंडिंग से वेल्थ बनेगा, तो यस, अगले 20 साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा अगर आपका सिर्फ 12.5% का भी रिटर्न आया तो। यानी कि 10,000 की SIP एंड धीरे धीरे आपका वेल्थ बनते बनते वो हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। बट इसमें एक ना कैच है। कैच क्या है? कैच से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि कंपाउंडिंग का एक जो वर्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अब देखो, अगर मान लो पहले 7 साल को देखा जाए, 7 ईयर को, तो आपको दिखाई देगा कि 33% टाइम तो निकल गया। 7 साल यानी 20 ईयर्स में से 7 साल निकालें तो लगभग 33% टाइम निकल गया। लेकिन वेल्थ कितनी बनी? सिर्फ 13.8%, यानी 13.8 लाख, यानी लगभग इजी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं भाई 13 लाख रुपया बना है। तो 13 लाख रुपया बना यानी 13% ही वेल्थ बना, जबकि टाइम कितना गया? 30% से ज़्यादा एक्चुअली टाइम चला गया एंड वेल्थ बनी सिर्फ 13%। बननी थी 1 करोड़, अभी तक सिर्फ 13% बनी है। ज़रा 30% और टाइम आगे बढ़ा करके देखते हैं। तो 13 साल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो समय गया है वो गया है 65%, जबकि वेल्थ बनी है सिर्फ 39 यानी लगभग 40 लाख रुपीज़। यानी कि समय गया 65% जबकि वेल्थ बनी है सिर्फ और सिर्फ 40%। तो जब हमारा ब्रेन सोचता है तो उसको लगे यार 7 साल निकल गए, इतना मेरा टाइम 20 साल में 7 तो निकल ही गए और बचा बना कितना है? 13 है। तो ऐसे तो 13 3 39 यानी कि सिर्फ 40 लाख ही बनेगा मेरा। तो ऐसे 7 साल और मैं जोड़ के देखूं, बट कंपाउंडिंग अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखो, अगला 7 साल आते ही ये पहुंचा 40, फिर भी यहाँ पे उतना बिलीफ नहीं आएगा कि भाई मेरा 13 साल तो तुमने निकाल दिया और बना है सिर्फ 40 लाख। तो अगर मुझे 80 लाख भी पहुंचना है तो माइंड ऐसे सोचता है कि यार 26 साल में मैं 40 लाख पहुंचूंगा। बट
लास्ट फेज में जब आप देखोगे, लास्ट के 30% टाइम पीरियड में, यानी कि लास्ट के 6 से 7 सालों में यही वेल्थ 40 से सीधा 1 करोड़ यानी 60 लाख रैंप अप कर जाती है। यानी लास्ट के 30% टाइम में 60% वेल्थ बना। समझ में आ रहा है कि पहले 30% टाइम में सिर्फ 13% वेल्थ बनी एंड लास्ट के 30% टाइम में 60% वेल्थ बना। ये है कंपाउंडिंग। तो शुरू में ना आप जो भी अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे होगे या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपने 2 साल हुआ होगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल हुआ होगा, तो उतना समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा बन तो रहा नहीं, इससे अच्छा निकाल ही लेता हूँ। तो ये कंपाउंडिंग का कर्स है कि शुरू में ना ऐसा लगता है कि कुछ बन ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है समय ज़्यादा जा रहा है, वेल्थ कम बन रही है, बट लास्ट में वो इतना तेज रैंप अप होता है, पूरा का पूरा आपको रिकवर करके दे देगा। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ऐसे लगता है कि 10,000 की एसआईपी चल रही तो लास्ट में 1 करोड़ बन ही जाएगा, बट जब उनका 7 साल निकलता है तो उनको लगता है 13 लाख तो बना। 13 लाख अगर बना तो 14 साल में 26 बन जाएगा और 21 साल में लगभग 40 के करीब पहुंच जाएगा। तो इससे तो 1 करोड़ बनेगा ही नहीं। ये तो मुझे लगता है किसी ने झूठ बोल दिया। बट ये लास्ट फेज में बहुत ज़्यादा भागता है। तो अगर इसी को मान लो 20 को मैं 25 साल कर दूं, 5 साल और जोड़ दूं, तो आप देखोगे लास्ट के 5 साल में वो 1 करोड़ का सीधा 2 करोड़, यानी कि लास्ट के 5 साल में 1 करोड़ जुड़ गया। तो ये कंपाउंडिंग का कर्स है कि लास्ट फेज में ही ये सबसे मैसिव इंपैक्ट देता है। बट इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि ज़्यादातर लोग लास्ट तक रुकते ही नहीं। तो अगर आप वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आगे बढ़ रहे हो तो लास्ट तक रुक करके देखो, जेन्युइनली आपका वेल्थ बनेगा। सो मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में।